बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान में 27वीं तरमीम हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें इदारों के इख्तियारात की तकसीम और सूबों में मालियात की तकसीम पर अहम तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई हैं। अदालती ढांचे में इस्लाहात की जा रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम की तफसीलात क्या है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इसी का जायजा लेने की आज कोशिश करेंगे। अभी तक जो मुशावरत सामने आई है उसमें आईनी अदालत के क़याम, कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबों का हिस्सा कम करने और मुसल्लह अफ़वाज की कमान से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में तब्दीली ज़ेरे गौर है। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत बनाने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। आईनी अदालत का क़याम भी इस मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा है। मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। यह हद सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 बरस की उम्र को पहुंचकर रिटायर होते हैं। जराये के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा और आईनी तनाज़ात के तेजतर फैसले मुमकिन होंगे। खबर के मुताबिक अहम दिफाई इस्लाहात के तौर पर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त तो एक अरसे से सुनाई दे रही थी, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक एक्स पोस्ट में किया। उन्होंने लिखा था कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम की कुछ तजावीज़ पेश की हैं और पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। इन तजावीज़ में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों की मुंतकली, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को खत्म करना, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात को विफाक के पास वापस लाना और इलेक्शन कमीशन की तकर्रियों में पैदा होने वाले तात्तुल को खत्म करना शामिल है। हुकूमत ने तरमीम के लिए हिमायत मांगी तो पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया। इस इजलास में NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। ताहम आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ मंजूर कर ली गई। ताहम अब भी जजेस, तकर्री और तबादले के तरीकाकार पर इख्तलाफ है। मैजिस्ट्रेसी निज़ाम पर भी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा है NFC और 18वीं तरमीम के नक़ाद पर मुस्लिम लीग किसी और से 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है तो कर ले। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली, इंटरनेशनली हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंसूर में मौजूद था और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। नाज़रीन, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि NFC या नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को रकम मुंतकली के बाद विफाक के पास अपने अखराजात के लिए भी रकम कम पड़ जाती है। इसलिए अब हुकूमत की ख्वाहिश है कि NFC आज़ाद हो ताकि हालात के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके या बरकरार रखा जा सके। रोजनामा डॉन पर खुर्रम हुसैन के कॉलम के मुताबिक सूबों से कहा जा रहा है कि वो सालाना 500 अरब रुपए से दस्तबरदार हों। अगर सूबे रजामंद होते हैं तो इस 500 अरब रुपए में से पंजाब को 50%, सिंध को 25%, खैबर पख्तूनख्वा को 16% और बलोचिस्तान को 10% का बोझ उठाना होगा। इससे सूबों के अखराजात पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन खुर्रम हुसैन के कॉलम के मुताबिक सूबों को यह भी खदशा है कि आने वाले बरसों में यह रकम 500 अरब रुपए से बढ़ा तो नहीं जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि इंतजामिया में दोहरी शहरियत के हामिल ओहदेदार नहीं होने चाहिए। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मौजूदा डेडलॉक भी खत्म करना चाहती है। आइन के तहत इस ओहदे पर तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि अपोजिशन लीडर ना हो तो डेडलॉक पैदा हो जाता है। जैसे इस वक्त कौमी असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं है और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। हुकूमत ये डेडलॉक खत्म करने का रास्ता निकालना चाहती है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर इत्तेहादी जमातों जैसे कि MQM, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुशावरत की है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तरमीम का कोई मुसव्विदा अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। तरमीम में हुकूमत जहां 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं।
इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 27वीं तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी, तहम सेनेट में अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मुसव्विदा उससे छुपाया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए वसी तर सियासी मुशावरत नागुज़ीर है। अगर ऐसा ना किया गया तो यह तरमीम तनाज़ात और पेचीदगी का नया बाब खोल देगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, क्योंकि अभी बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर पीपल्स पार्टी ने खुलकर बता दिया कि वो हिमायत करती है, जैसे आईनी अदालत हो गई और उसके साथ साथ आर्टिकल 243 हो गया। लेकिन जजेस ट्रांसफर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ तजावीज़ सामने ला रही है। फर्दन इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन जजेस ट्रांसफर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने ला रही है? यकीनन हुकूमत का जो मसौदा है वो आज सुबह काबीना से पास होना था और वो भी नहीं हो सका। और अभी तक जो चीदा पॉइंट जो बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी ट्वीट में आवाम को बताया है और उसी चीज़ के ऊपर, उन्हीं बातों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और तफसीली बात कर रहे हैं। जहाँ तक जजेस के हवाले से आर्टिकल 200 के तहत ऑलरेडी एक आर्टिकल मौजूद है। आपको याद होगा अभी हाल ही में हाई कोर्ट इस लाहौर से एक जज साहब का ट्रांसफ़र हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद फिर ये मौजू बना था कि भाई अब ये सीनियरिटी कहाँ से शुरू की, अभी वाली ट्रांसफ़र से या जो बेसिक उनकी अपॉइंटमेंट है वहाँ से। फिर एक जजमेंट भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहा कि जब से जज अपॉइंट हुआ है उसी वक्त से होगा, लेकिन इसमें मज़ीद तफसीलात मौजूद नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी यकीनन इसके लिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये सोच रही है कि आप जजेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मगर वो जो जुडिशल कमेटी है या सूबे के मुतल्लिका जो चीफ जस्टिस है उनकी मशावरत से मशरूत कर ले। होना चाहिए जब हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेट जो है ना ट्रांसफ़र हो सकता है, CSP अफसरान के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो जजेस क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन उसके लिए भी ये जो ताकि सूबे की चीफ जस्टिस की जो रजामंदी शामिल हो। और दूसरी बात ये कि जो NFC अवार्ड के हवाले से जो बात की है, यकीनन NFC अवार्ड बड़े मुश्किल से पास हुआ पाकिस्तान की तारीख में, और उसमें ये जिक्र है कि पैसे ये बढ़ाए जाएंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन अभी जो हुकूमत ने, जो कि उनका एजेंडा अभी तक आवाम के सामने नहीं है, उन्हें तो ये चाहिए, नासिर भट्ट साहब पार्लियामेंटेरियन है, प्रोसीजर तो ये है कि पहले काबीना से पास होता है मसौदा, उसके बाद वो असेंबली या सेनेट में टेबल होता है, और उसके बाद कादिर मंदोखेल साहब, ज़रा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा इसी चीज़ पर आपसे जाना चाहेंगे। लेकिन नासिर भट्ट साहब, एक तो वो प्रोसीजर का जिक्र कर रहे थे, दूसरा हम देख रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एक्स पर सबसे पहले बताते हैं, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हुआ कि PMLN ने कोशिश की कि वो मंजूर करवा ले, लेकिन उसके बाद फिर बिलावल साहब ने उसको लीड किया और उन्होंने ही फिर उसको मंजूर करवाया। क्या 27वीं में भी ऐसा ही होगा? और जिन मामलात पर बिलावल साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेडलॉक का बताया या जिस पर एतराज़ है, क्या हुकूमत उनको उसमें से निकाल देगी या उस पीपल्स पार्टी को बनाने के लिए दोबारा कोई मुलाकात होगी या कोई वफ़द भेजा जाएगा और उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कि कितनी अच्छी बात है कि जो 27वीं तरमीम आ रही है उसके लिए जो हुकूमत में सियासी जमातें जितनी हैं उनसे मुशावरत हो रही है, और वो सामने नज़र आ रही है कि मुशावरत हो रही है। जिन पे एतराज़ है अगर, तो उसके लिए भी फिर एक बात हो रही है, और जो एतराज़ात हैं उनको ख़त्म करके ऐसा रास्ता अपनाया जा रहा है जिसमें उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म हो जाए। आपने अभी कादिर मंदोखेल साहब ने एक बात की कि वो पहले काबीना से मंजूर होना चाहिए, इसीलिए आज जो काबीना है उसका इजलास PM साहब ने मुलतवी किया और उन्होंने जाना भी था उधर आज़रबाईजान, वो वहाँ चले गए। लेकिन ये बात है कि आप एक चीज़ को तो अप्रिशिएट करें कि ये जमहूरियत है, इसमें इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न होता है, और ये बातें कि जी कहीं से मसौदा आ रहा है, ऑर्डर हो गया, हो जाएगा, ये चीज़ें तो कम से कम अब ये तो अप्रिशिएट करें कि हुकूमत में बैठी सब जमातें एक जमहूरी तरीका है, उनसे बात हो रही है, किसी चीज़ पे इत्तफाक हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है। और वो आईनी अदालत की जो बात थी वो तो मिसाक जमहूरियत में भी इसका जिक्र था कि उस पर भी इत्तफाक हो रहा है। बाकी कुछ चीज़ें आर्टिकल 243 की बात की उन्होंने कि कुछ चीज़ें वो उस पर कह रहे हैं कि बात हम मान लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कम से कम ये एक चीज़ तो यहाँ है कि
जमातों के साथ ठीक है, मुशावरत हो रही है, लेकिन नासिर भट्ट साहब, आप समझते हैं कि ये जो तमाम चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस हो रही हैं या बंद कमरों के अंदर कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है, इसका जो बेस्ट प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर इसको बहस की जाती इन तमाम चीजों के अंदर, तो तमाम पार्टीज उसमें अपनी राय दे देती और आवाम को भी पता चल जाता कि क्या मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है या किन बातों पर एतमाद में लिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बात होगी जब ये मुसव्वदा तैयार हो जाएगा। जो सियासी जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके साथ तो पहले एक डिस्कस हो रहा है ना, जैसे आपके सामने कि आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा उनकी जो अपनी सीसी की मीटिंग जिसमें वो बातें कर रहे हैं वो सारा मुसव्वदा पढ़ रहे हैं, जिस पे इतराज़ है वो सामने आ रहा है। मुराद कहने की कि हमको इसमें जल्दी नहीं हो रही, हम बिल्कुल मुशावरत से ये कर रहे हैं। और ये जो 27वीं तरमीम आ रही है इसमें ये कहना जी कि ये कहते हैं ना, ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है जी ये तो मंजूर वहाँ से होके आता है, खाली ये देखते हैं, ये बात नहीं है। वो बिल्कुल जब अपनी जो सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा है जब उनसे देखें, PM साहब ने आज MQM से भी मुलाकात की, बाकी जो सियासी जमातें हुकूमत में उनसे भी बात हुई, और ये मुसव्वदा फिर आएगा जब काबीना उसे पास होके फिर जब आएगा सेनेट में पहले आएगा, फिर कौमी असेंबली पे उस पर फिर बहस होगी, डिबेट होगी। आपको 26वीं तरमीम याद होनी चाहिए, जब वो आई थी तो मौलाना साहब ने कहा था कि इतनी जल्दी ना करें, हमें 1 महीना दे। मैंने ये बात प्रोग्राम पहले में एक बात की तो हमने 1 महीना दिया, अपोजिशन से बात करने की कोशिश की, उनको राज़ी करने की कोशिश की, बल्कि तो वो तो फिर ये भी कहते थे कि हमारी जो कुछ तजवीज़ हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि जब ये असेंबली में आ जाए, चाहे सेनेट में पहले आएगा कमीशन में, तो अपोजिशन उसमें वो उस मुसव्वदे को पढ़े, देखे, उस पर ठीक है, वो पढ़ेगी तो तब ना। मौलाना ने आज तो वो उनको भी एक गिला भी किया है कि कोई मुसव्वदा आए तो सही सामने वो हमें बताए, तो फिर हम उस पर कमेंट करेंगे। कादिर मंदखेल साहब, एक तो आप बात कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा जिस तरह 26वीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड करते हुए बाकी तमाम जमातों को, मौलाना फजल रहमान को मनाया और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंगेज रही, इसी तरह इस तरमीम के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी या ये हुकूमत लीड करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ्फुज़ात जिस तरह आज बताएं बताती रहेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनको खुद समझ में आएगी और वो उसमें मुतमईन हो। अब आपके सामने की बात है कि भट्ट साहब खुद भी ये एग्री कर रहे हैं कि इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले काबीना से मंजूरी हो, उसके बाद पार्लियामेंट में या सेनेट में, जिसको पार्लियामेंट दोनों को कहते हैं, कि वहाँ टेबल हो, उसके बाद उसकी डिबेट शुरू हो जाती है। यहाँ तो डिबेट पहले ही शुरू हो गई है, इस वजह से कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया कि आप हमारी हिमायत कर दें। और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जो 2 दिन के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट पे इत्तेफाक नहीं हुआ सिवा 1 या 2 पॉइंट के। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत को सबसे पहले जो ना ये बिल टेबल करना चाहिए, और टेबल करने के बाद फिर उन्होंने या तो टेबल करने से पहले सियासी पार्टियों को एतमाद में ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सियासी पार्टी इनके बिल के ऊपर मुतफिक होगी, तो यकीनन इसके ऊपर एक डिबेट का आगाज होगा। मिसाल के तौर पे 20 पॉइंट है, तो जरूरी नहीं है कि 20 के 20 पास हो सकता है उसमें 10 पास हो सकता है 18-19 पास हो, एक आध रह जाए, हो सकता है 1 पास हो बाकी रह जाए। तो ये तो डिबेट है, एक तो जमहूरियत है, आप डिस्कस कर सकते हैं, आपकी राय आ जाती है। इस वक्त हम टीवी चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एक आवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक डिबेट है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वही काम करेगी, उसी इसके ऊपर अमल करेगी या उसके ऊपर हामी मरेगी जो आवाम के मफाद में हो। अब दोहरी शरीयत की जो बात आई है, ये बात कहाँ से आ गई है, फिर शुरू हो गई है, तो वही PTI वाली बात है। और आप ये समझ लें कि फोर्सेस के सरबरा नहीं होना चाहिए, बाकी पूरे होने चाहिए। क्यों ये तलवार सिर्फ सियासतदानों के ऊपर क्यों? मैं तो इस चीज की हिमायत नहीं करता हूं कि दोहरी शरीयत को इजाजत देनी चाहिए, मगर यहाँ तो हाई कोर्ट का एक जज साहब है जो खुद दोहरी शरीयत का अमील है और अभी तक वो सीट पे बराजमान है। मजाल है कि कोई वकील का मुंह खोले इसके बारे में, कोई बंदा मुंह खोले। पता है सबको कौन जज है हाई कोर्ट का जो दोहरी शरीयत का आमिल है, मगर सवाल ये, जब सवाल करो वकीलों से, जब सवाल करो बार एसोसिएशन से, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो वो सवाल करो तो कहते हैं ये जज के लिए ये वो नहीं है, ये लाजिम नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट बाबा जब एक काउंसिलर के लिए लाजिम है,
लाजिम है तो हाई कोर्ट की जज के लिए क्यों लाजिम है? क्या ठीक है, यानी इसका मिसाल ठीक है, यानी आप समझते हैं कि इस चीज को प्रॉपर चैनल के साथ डिस्कस करना चाहिए, ना कि अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ चोरी करना मना है, तो मैंने बराबर जो मेरे दोस्त आते मैंने कहा यार ये लिखना जरूरी है, चोरी करना मना, तो ये लिखना जरूरी है कि इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से पीपल्स पार्टी की अभी भी ये राय है कि मुशावरत के साथ होना चाहिए, और जब तक मुशावरत नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, इसीलिए प्रॉपर प्रोसेस के साथ लाना चाहिए, ना कि बिस्वी की तरह रात गए तक सब लोग इंतजार करते रहे और कोई भी तरमीम उस वक्त पास नहीं हो सकी और फिर दोबारा 1 महीने बाद पास हुई। बहुत शुक्रिया। कादर बंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक के वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में जारी है और डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि अफगान सरजमीन किसी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यह मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब सरहद पार से होने वाले हमलों में मासूम शहरी निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द गिरोहों को अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां करने से रोका जाए, क्योंकि यही पायदार अमन की बुनियाद है। इस्तांबुल में होने वाली ये मुज़ाकरात साल्सों की निगरानी में जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कौमी सलामती के मुशीर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी भी वक्त में शामिल हैं। अफगान वफ़द की सरबराही इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक कर रहे हैं। उनके साथ रहमतुल्लाह नजीब, सुहेल शाहीन, अनस हक्कानी, अब्दुल कहार बल्खी और जाकिर जलाली शरीक हैं। अमेरिका के इनखला के बाद तालिबान हुकूमत के रवैये पर पाकिस्तान को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने में अब तक हिचकिचाहट का शिकार रही है। कतर और तुर्की में होने वाले गुज़िश्ता मुज़ाकरात बमुश्किल जंगबंदी की तौसीह तक ही महदूद रह पाए थे। उधर अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। ज़लज़ले और सख्त मौसम ने पहले ही कमज़ोर मईशत को मफलूज कर दिया है। 2000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 8000 से ज़ायद घर मलबे में दब गए हैं और 13 लाख के करीब लोग बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। कुन्नड़, बल्ख, समगान और खल्म में इलाके वो हैं जहां पर वादियां मलबे और बर्फ में बदल चुकी हैं। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर चुका है और हजारों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी और मौत के दरमियान जिद्दोजहद कर रहे हैं। UNOCHA के मुताबिक अफगानिस्तान की 3 करोड़ 40 लाख आबादी में से 2 करोड़ 60 लाख अफराद इस वक्त इंसानी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इनमें 86 लाख बच्चे शामिल हैं जिन्हें ना खुराक मुयस्सर है ना दवा, मगर इमदाद के रास्ते बंद हैं, इजाज़तनामे नहीं मिल रहे और तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन कारकुनों पर पाबंदी ने अस्पतालों और रिलीफ मराकज़ की सरगर्मियाँ ठप कर दी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जब ख़वातीन को रोका गया, बच्चों की वैक्सीन रुक गई, ज़चकी मराकज़ बंद हो गए और ज़िंदगी का पहिया ठहर गया, ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर इंसानी हमदर्दी के तहत मदद का हाथ बढ़ाया है। इस्लामाबाद ने फौरी तौर पर 105 टन इमदाद रवाना की। 35 ट्रक खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते अफगानिस्तान जा रहे हैं, जिनमें खैमे, कंबल, अद्वियात, आटा, तेल, दूध और गद्दे शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज ने तुरखम बॉर्डर पर खुसूसी राहदारी कायम की है ताकि इमदाद जल्द अज जल्द मुतासरा इलाकों तक पहुंच सके। उधर ख़वातीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN वुमेन ने सिनफी बराबरी और तालीम के हक़ से मुतल्लिक एक नया इंतबा जारी किया है। जायज़े के मुताबिक मुल्क के शहरी और दही दोनों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 92% अफ़गान मर्द व ख़वातीन का मानना है कि लड़कियों की तालीम ज़रूरी है। तालिबान के 4 साल इक़्तिदार में ख़वातीन को प्राइमरी तालीम से आगे बढ़ने, नौकरी करने या महरम के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। ख़वातीन के NGOs में काम करने पर तालिबान की पाबंदी ख़वातीन और लड़कियों तक बुनियादी खिदमात पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। रवां साल जुलाई और अगस्त में किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के मुताबिक 97% अफगान ख़वातीन ने कहा कि इस पाबंदी ने उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बराह रास्त मनफी असर डाला है। तकरीबन 3/4 ख़वातीन अपनी ज़हनी सेहत को ख़राब या बहुत ख़राब करार देती हैं। आलमी इदारा बराए मुहाजिरीन के मुताबिक 3/4 अफगान ख़वातीन को अपने इलाकों में फ़ैसलों में राय देने का हक़ हासिल नहीं। निस्फ़ ख़वातीन का कहना है कि उनका अपने करीबी रिश्तेदारों के फ़ैसलों पर कोई असर नहीं और 1/4 ख़वातीन के मुताबिक उन्हें अपने ही घर में कोई इख्तियार नहीं। नकाब के बगैर घर से बाहर निकलना ममनू है और यही ख़वातीन के हकूक़ की आलमी बरादरी के लिए तालिबान से ताल्लुकात उस्तवार करने में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। नतीजतन दुनिया के किसी भी मुल्क ने अब तक तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान की जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। उधर तालीम का बहरान संगीन तर होता जा रहा है। अफगानिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ शरह ख्वानदगी सबसे कम है। मजमूई तौर पर सिर्फ 37% आबादी पढ़ने और लिखने की सलाहियत रखती है। मर्दों की शरह 52%, जबकि ख़वातीन की सिर्फ 27% है। तकरीबन 90 लाख बच्चे, जिनमें 10% किसी न किसी माजूरी का शिकार है, हंगामी तालीम इमदाद के मुंतज़िर हैं।
पड़ोसी ममालिक से 27 लाख अफगानों की वापसी, जिनमें ज्यादातर बच्चे और नौजवान शामिल हैं, तालीमी निजाम पर दबाव में मजीद इजाफा कर रही है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल इन बच्चों और बच्चियों से जुड़ा है जो पढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और जिन्हें अब भी उम्मीद है कि एक दिन अमन और इल्म उनके मुल्क में वापस लौट आएगा। इसी तमाम तर सूरत बात करने के लिए साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, ये फरमाइएगा, आज दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं है और मुज़ाकरात का सिलसिला जैसे हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया कि ये जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारिर साहब की जानिब से एक्सपोस्ट में बताया गया कि इसमें एक डेडलॉक बरकरार है। अब क्या ये जो डेडलॉक है, या हम जिस जगह इनसे पिछले मुज़ाकरात के अंदर खड़े थे अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, या कुछ पेशरफ्त हुई है? और ये डेडलॉक जो बरकरार है, हमें तो ये मालूम है पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, वो जब तक हल नहीं होता उस पर अफगानिस्तान आकर बात नहीं करता, ये यकीन दहानी नहीं करवाता रिटर्न तौर पर, हम नहीं मानेंगे। तो क्या ये डेडलॉक आगे बढ़ सकेगा अब, जब जो माजी में हम जो इन 1 महीने के अंदर तमाम मामलात को देखते हुए, सामने रखते हुए अगर देखें तो? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो अभी आज के जो कल का जो मुज़ाकरात का दौर था वो किसी एग्रीमेंट पे कि वो कंक्लूड किए बगैर ख़त्म हो गया था, लेकिन दोनों साइड्स ने आज अब मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए हैं और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी इत्तलात के मुताबिक भी दोनों साइड्स एक ड्राफ्ट को कंसिडर कर रही हैं और उस ड्राफ्ट में लाज़मी बात है कि अभी थोड़े से कुछ नुकात पे डिफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ममालिक इस मीटिंग्स में जो बहुत ही एक मिनिमम डिलीवरेबल जो आना चाहिए वो एक मैकेनिज्म के नुकात पे, मैकेनिज्म के मॉनिटरिंग पॉइंट्स के ऊपर एक एग्रीमेंट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर वरना फिर दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त टेंशन चल रही है, वो मौजूद रहेगी। तो लगता ऐसा है कि दोनों साइड्स भी इस कोशिश में हैं कि किसी ना किसी तरह इन नुकात के ऊपर एक एग्रीमेंट करके और फिर इसका ऐलान किया जाए। तो अब देखते हैं कि आज उम्मीद है हो जाता है। उम्मीद तो यही है कि चूंकि ड्राफ्ट पे काम हो रहा है, जो भी डिफरेंसेस है दोनों साइड्स के दरमियान, वो मेरा ख्याल है नेगोशिएशंस के जरिए गिव एंड टेक करके दोनों साइड उस पर कोशिश करेंगी कि किसी किस्म के मैकेनिज्म के ऊपर एग्री कर लिया जाए। और आप क्या समझते हैं कि आपके सोर्सेज भी क्या कहते हैं कि ये गिव एंड टेक क्या हो सकता है और किस हद तक अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुतालबात को ख़ास तौर पर वो शरपसंद अनासर या ग्रोह जो TTP है या दीगर हैं, गुल बहादुर हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? जो पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है उस पर किस हद तक गिव एंड टेक हो सकता है और क्या हो सकता है? देखिए, उस पे असल जो बुनियादी नुक्ता ही ये है, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड ये है कि जब पाकिस्तान एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस, वेरीफाइबल इंटेलिजेंस उनके अफगान साइड के साथ, अफगान इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर करे, तो ग्राउंड पे एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अफगानिस्तान की साइड पे अगर ये इंटेलिजेंस दी जाती है कि जी यहाँ कुछ कैंप्स मौजूद हैं या कुछ फाइटर्स मौजूद हैं या कुछ एक्टिविटी इस किस्म की हो रही है, तो उनके खिलाफ फिर अफगान साइड या तो कोई एक्शन ले, और अगर वो एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है या वो समझती है कि ये इंटेलिजेंस दुरुस्त नहीं थी, तो वो फिर उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के ऊपर भी कोई इस किस्म की अफगान साइड पाकिस्तान से डिमांड करती है कि यहाँ पे कोई दाइश का या कोई ऐसा कोई फाइटर मौजूद है, तो उसके मुतालिक पाकिस्तान साइड पे रिस्पॉन्ड करे। मेरा ख्याल है ये मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। मसला भी बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत सालों से दोनों साइडों के दरमियान एक एतमाद का फुकदान है, और जब भी पास्ट में भी ये मैकेनिज्म्स नेगोशिएट होते रहे, ना सिर्फ तालिबान के साथ बल्कि तालिबान के आने से पहले जो हुकूमतें थी तो उनके साथ भी जो हमारे मैकेनिज्म्स नेगोशिएट हो रहे थे और हुए नेगोशिएट और फाइनल भी हुए और फिर कंक्लूड इम्प्लीमेंट भी हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स ये रहे कि दोनों साइड्स में एतमाद का फुकदान होने की वजह से जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है और जो प्रॉपर एक्शन चाहिए होते हैं वो नहीं हो पाते। तो मेरा ख्याल है इस दफा जो जिस तरह आपने कहा कि वहां पे कमांडर्स मौजूद हैं, ये इस किस्म ये इंफॉर्मेशन अब एक मुस्तनद इंफॉर्मेशन है, और इस पे मेरा ख्याल है बहुत जरूरी होगा कि TTP के जो पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके को मद्देनजर रखते हुए जो वहां पे अफगानिस्तान में उनके फाइटर्स या कमांडर्स मौजूद हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन जरूर लिया जाए,
अफगान बिल्कुल सही है, एक्शन लिया जाए। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट इशू जिसको शायद आपसे बेहतर कोई ना समझ सके, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर बतौर पाकिस्तान के एम्बेसडर मौजूद रहे हैं। अब इस वक्त एक बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान के लिए ये भी है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगान आवाम जो है वो एक क्राइसिस का शिकार है। मैं कुछ रिपोर्ट्स का अगर हवाला यहाँ पर शामिल करूँ तो उसके अंदर यूनेस्को और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के जो 90% बच्चे हैं वो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। और फिर अगर फूड की बात की जाए तो तकरीबन 32% के करीब वहां की आबादी को आने वाली जो सर्दियां हैं इनके अंदर खदशात हैं, वहां पर खुराक की किल्लत हो सकती है। तो बुनियादी ये अफगान की जो इंटरम सेटअप है वहां पर, ये तो फिर उनकी आवाम के लिए डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो क्या वहां पर क्या कैफियत है? और ये मामला तो हमने पहले भी देखा है, तो क्या ये संगीनी में चला गया या पहले भी ऐसा ही होता था? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जब अफगान तालिबान के आने से पहले जो स्टेट थी, चूंकि यूएस और नेटो मौजूद था, तो वो जरा बेहतर कंडीशन में थी। उन अफगान तालिबान के आने के बाद से चूंकि अफगान तालिबान की हुकूमत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और फिर अफगान तालिबान ने बहुत सी वो कंडीशंस भी पूरी नहीं की जो इंक्लूसिविटी या ह्यूमन राइट्स या दीगर हैं, तो उनके ऊपर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस मौजूद रही हैं और वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की तरफ नहीं गए। लेकिन जो आपने सिचुएशन बयान की है, मेरा ख्याल मौजूदा, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत एक बहुत प्रेशर में है क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम की वो नीड्स नहीं पूरी कर पा रही। इसके लिए मेरा ख्याल पाकिस्तान की तरफ से ये एक खैर सगाली के तौर पे किया जा सकता है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मैकेनिज्म, सिक्योरिटी का मैकेनिज्म एग्री हो जाता है, तो इसके बाद इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा, अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोऑपरेशन जारी रहता है, तो इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा वाइडर करके और ब्रॉडर करके इसके अंदर आप लोगों की मूवमेंट के इश्यूज, रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन को एक प्रोसेस में लाने के इश्यूज और दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड और ट्रांजिट स्टार्ट करने के इश्यूज भी ला सकते हैं, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो कॉन्फिडेंस लेवल रेस्टोर हो। और जो हम इस वक्त देख रहे हैं, एक मनफी फिजा जो चल रही है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुतालिक मनफी जज्बात पाए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुतालिक मनफी जज्बात में इजाफा हो रहा है, उसको भी किसी तरह से टैकल किया जा सके। तो मेरे ख्याल में, लेकिन उस सब चीज के लिए एक आज की मीटिंग में सिक्योरिटी के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, एक मैकेनिज्म के ऊपर दोनों साइड का एग्री होना, उसके ऊपर साइन होना उनका, और फिर कतर और तुर्की का उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ताकि वो गारंटर्स के तौर पे इसकी गारंटी दे सकें, वो जरूरी होगा। आप क्या समझते हैं कि हम पड़ोसी हैं, एक लंबा बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपने बयान की, खासतौर पर तिजारत और दीगर अवामिल के हवाले से, अगर वो भारत से भी अफगानिस्तान ट्रेड करना चाहता है तो वो रास्ता पाकिस्तान के इस्तेमाल होना है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में क्यों एक सालिस को बीच में आना पड़ता है इस सूरत हाल को कूल डाउन करने के लिए, एक मुआहिदा तय करने के लिए? क्यों नहीं ये अफगान तालिबान का जो अबूरी सेटअप है ये इस बात को समझता कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी, उनकी मुआशी सूरत हाल के हवाले से या दीगर तमाम सहूलियात के हवाले से जरूरी होंगे? क्यों इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो हमें समटाइम लगता है कि वो वहां की जुबान बोली जा रही है? ये बिल्कुल एतमाद का चूंकि दोनों साइड में फुकदान है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को किसी और सालिस की तरफ जाना पड़े। जितने हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो लोग बसते हैं हमारी साइड पे या उनकी साइड पे, वो एक ही बैकग्राउंड से हैं, उनका रिलीजन एक है, उनका कल्चर एक है, उनकी लैंग्वेज एक है। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम बायलैटरली एक कॉन्फिडेंस बेस्ड रिलेशनशिप में जाएं तो सालिसी की या दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में बहुत अरसे से एक पहले जिहाद रहा, फिर यूएस और नेटो की फौजें मौजूद रहीं और एक ऐसी फिजा रही जिसकी वजह से एक स्टेट टू स्टेट दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस एस्टेब्लिश या स्ट्रेंथन उस तरह से नहीं हो सके। अब मेरा ख्याल है ये मौका है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होता है तो इसको मजीद मजबूत करें, इसके अंदर ये सारे इश्यूज भी लेकर आए ताकि कोऑपरेशन हो। और अगर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है या इख्तलाफात आते हैं या डिफरेंसेस आते हैं, तो उसका फायदा फिर भारत जैसे ममालिक उठाते हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान में जो एरियाज हैं वो चूंकि पोरस बॉर्डर है, वहां पे फिर वो टीटीपी या बीएलए या इस किस्म के ग्रुप्स को के अंदर इन्वेस्ट करके उनको सपोर्ट करता है और वो ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करते हैं। उससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर
जानी नुकसान, माली नुकसान होता है, और फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी उसी बुनियाद पर खराब है और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अमन काम हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर कि अब क्या ये जो 2021 में तालिबान का बुरी सेटअप वहां पर जब 2022 के अंदर आया, तो क्या ये 3-4 सालों का जो अरसा था ये वही सोच रही, या हमें देखा कि नियर पास्ट के अंदर तालिबान की कुछ पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी या सोच बदली? क्योंकि असल मसला तो सोच का है, जब तक अफगानिस्तान उसको नहीं बदलेगा, उसके अंदर एक बॉर्डर लाइन है, उसको उनको मुकम्मल तौर पर तमाम बगैर मनफी सोचे रखते हुए तस्लीम करना होगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना होगा, और जो ग्रुप्स वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं या एक्टिव हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको कंट्रोल करना होगा। तो ये सोच तो फिर अफगानिस्तान को बदलने की जरूरत होगी ना इसके अंदर में। जी, ये इस हद तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि 2021 में जब, और मैं उस वक्त वहीं पे सफीर था, 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा अफगानिस्तान को अप्रोच किया गया, ताकि अब चूंकि वहां पे कोई बैरूनी कुव्वतें मौजूद नहीं थी, कोई गैर मुल्की अफवाज नहीं थी, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप एक नॉर्मल स्टेज पर आए। और ये कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से भी और दुनिया के दीगर अफगानिस्तान के दूसरे नेबर्स और दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से भी कि अफगान तालिबान इस हुकूमत को वसीउल बुनियाद बनाए, यानी इंक्लूसिव गर्ल्स को एजुकेशन की तरफ, लड़कियों की एजुकेशन होने दें, उनको एजुकेशन में जाने दें, औरतों के काम करने की फिजा को बेहतर बनाएं, और टेररिज्म जो है या काउंटर टेररिज्म के फ्रेमवर्क के साथ दुनिया के साथ एंगेज करें। मेरा ख्याल है कि अगर इस डायरेक्शन में कुछ प्रोग्रेस हो जाती तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर होते और खित्ते में अमन की सूरत हाल भी बेहतर होती। लेकिन बदकिस्मती से इन इश्यूज पे प्रोग्रेस नहीं हो सकी, और जो दोनों स्टेट्स के दरमियान जो गुज़िश्ता चंद दहाइयों से एक एतमाद का फुकदान चल रहा है, वो उसकी वजह, उसका शिकार हुए रिलेशंस भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये एक ऐसा मौका है कि इसमें अब आगे बढ़ने के लिए जरूरी होगा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। बहुत शुक्रिया। मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ थे। ज़ोहरान का मुखालिफ उम्मीदवार न्यूयॉर्क का गवर्नर रह चुका था। अमेरिका के सदर इस उम्मीदवार की हिमायत कर रहे थे। ट्रंप ये धमकी भी दे चुके थे कि ज़ोहरान न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो वो शहर के लिए मुख्तस फंड्स में कटौती करेंगे। इसके बावजूद न्यूयॉर्क मेयर के लिए इलेक्शन हुए तो ज़ोहरान ममदानी कामयाब हुए। ये सिर्फ एक फर्द की फतह नहीं थी, ये अमेरिका के निज़ाम की फतह थी। वो निज़ाम जो शफ़ाफ इंतखाब को यकीनी बनाता है, वो निज़ाम जो वोट लेने वालों को इक़्तिदार दिलाता है, वो निज़ाम जो दबाव, प्रोपेगेंडे और माली ताकत को शिकस्त देता है, वो निज़ाम जो किसी के मजहब, किसी के रंग या किसी की नस्ल को कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनने देता। जब न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इलेक्शन हुआ, हर चीज तो ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ थी। वो नौजवान थे, वो मुसलमान थे, उनके पास तजर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क के मेयर बने। ये सवाल है कि क्यों? क्योंकि वहां का सियासी निज़ाम मजबूत था। ज़ोहरान ममदानी के लिए कामयाबी का रास्ता आसान नहीं था। ना उनके पास दौलत की रेल पेल थी, ना अमीरों की हिमायत। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी उनके खिलाफ खुलकर बोल चुके थे। उन्होंने ज़ोहरान पर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम भी लगाया। जिस शख्स के खिलाफ अमेरिका का सदर कैंपेन चला रहा था, वो शख्स अमेरिका के एक शहर का मेयर बना। क्यों? क्योंकि वहां का सियासी निज़ाम मजबूत था। ज़ोहरान ममदानी की कहानी इस सफर की कहानी है जो नामुमकिन दिखाई देता है। अमेरिका के सदर ही नहीं, दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क भी उनके खिलाफ थे। अमेरिका के दीगर अमीर तरीन अफराद भी उनकी मुखालिफत कर रहे थे, उन्हें फरेबी फर्द करार दे रहे थे। लेकिन इन अमीर तरीन अफराद की दौलत हार गई और ज़ोहरान ममदानी जीत गए। क्यों? क्योंकि वहां का सियासी निज़ाम मजबूत था। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में ज़ोहरान ममदानी के सबसे बड़े हरीफ एंड्रयू कोमो थे। वो एंड्रयू कोमो जो न्यूयॉर्क के गवर्नर भी रह चुके थे। कोमो इल्ज़ाम लगाते रहे कि ममदानी का एजेंडा कारोबार मुखालिफ है और न्यूयॉर्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो धमकी देते रहे कि अगर न्यूयॉर्क के अवाम ने ज़ोहरान को मुंतखब किया तो अमेरिका के सदर न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन साबिक गवर्नर का प्रोपेगेंडा हार गया, उनकी धमकियां हार गईं और ज़ोहरान ममदानी जीत गए। क्यों? क्योंकि वहां का सियासी निज़ाम मजबूत था।
नाज़रीन, ज़हरान ममदानी ने इसराइल के खिलाफ भी सख्त बयान दिए। इसराइली फौजी जारियत को नस्ल खुशी करार दिया। यह भी धमकी दी कि अगर वो मेयर बने और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। इस तरह के बयानात पर उन्हें यहूदी लॉबी की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उन्हें हमास का साथी और दहशतगर्द तक कहा गया, लेकिन यहूदी लॉबी हार गई और ज़हरान ममदानी जीत गए। क्यों? क्योंकि वहां का सियासी निज़ाम मजबूत था। वो शख्स जो मुसलमान था, वो शख्स जो जनूबी एशियाई था, वो शख्स जो इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ रखता था, वो इसलिए जीत गया क्योंकि उसके मुल्क का निज़ाम मजबूत था। वो निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि इक़्तिदार सिर्फ हकदार को ही मिले। ज़हरान ममदानी की जीत हमें बताती है कि जब निज़ाम मजबूत हो, इंसाफ बेखौफ हो और आवाम बाइख्तियार हो तो मुल्क का सदर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।